हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी जो बार बार पूछते हो कि मैम कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, तो मैं हमेशा से कहती हूँ भैया जो रास्ता गुजर चुका है उस रास्ते पे एक बार जाके देखो, वो रास्ता पे आप कॉन्फिडेंट थोड़ा हो सकते हो कि नहीं। जैसे अगर आप किसी रास्ते से गए हो, है ना, और डेस्टिनेशन पहुंच गए और रास्ता इजी था तो उसी रास्ते से जाओगे ना, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। इसी कंसर्न में आज मैं लेके आई हूँ कि आपके PYQ जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जो रोड मैप आपको दिखाता है एमकॉम के एंट्रेंस के लिए, है ना, तो ये वीडियो टोटल एमकॉम स्टूडेंट के लिए है कि भैया आपके जो PYQs है उनका क्या रोल है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एमकॉम का सिलेबस समुद्र जैसा है ना, इतना ज़्यादा सिलेबस कि सीधे सीधे बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिलेबस यही देख के डराता है ना हमको। और NTL वाले लोग भी क्या कर रहे हैं, आराम से सिलेबस देख के आराम से टंच सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है उस सिलेबस में और क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसको हम कहते हैं PYQ का रोल क्या है आपकी CET 2025 के लिए और एमकॉम एंट्रेंस। इसी चीज़ को कंसर्न करते हुए मैं चलती हूँ आगे। वीडियो में कुछ और बातें करते हैं कि भैया है क्या PYQ का रोल। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी PYQ को ओपन करते हो, हालांकि ये सब चीज़ों लिखने वाले पॉइंट्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको यही चीज़ समझ में आती है लिखी हुई और बोली हुई, तो हमने कहा फॉर्मेटिंग में करके लाते हैं। सिंपल सी चीज़, अगर आप किसी भी PYQ को देखते हो तो आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न पता चलता है कि एक्चुअली में जो CUT का जो प्रीवियस ईयर पेपर था कैसे कस्टम्स किया गया था, क्या फॉर्मेट था, कितने टाइप के क्वेश्चंस आए थे, मार्किंग स्कीम क्या था, तभी ना पता चलता है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं उसको अटेम्प्ट करके। तो सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन पेपर से फैमिलियर होना पड़ेगा। हम तो यही कही नहीं रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ पढ़ने लगो, नहीं, पहले पैटर्न तो देखो कि क्या पैटर्न, मैच द फॉलोइंग वाले कितने क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन, नॉर्मल कितने क्वेश्चन, ग्राफ वाले कितने, न्यूमेरिकल कितने हैं, है ना, और ढेर सारे मल्टीपल ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन कितने। ये ढेर सारी चीज़ें कब समझ में आएगी, जब आप पैटर्न समझोगे। तो जैसे ही हम PYQ उठाते हैं तो सबसे पहले क्या हम एग्जामिन करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहा है, इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो 2022, 23, 24 का पेपर उठाए और तीनों पेपर में ISLM एक ऐसा टॉपिक है, खास करके इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो ISLM है, ये हर बार आया है। इससे ये पता चलता है कि भैया ISLM क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आता है और हम चाहे भी इग्नोर करना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आ गया कि जैसे ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लेंगे पास्ट ईयर पेपर से, तो हमें ये पता चलेगा कि हमें उतना बड़ा जो समंदर है उसमें डूबना नहीं है, हम तैर के भी काम चला सकते हैं। यानी कि अगर टाइम का भी शॉर्टेज है तो हम प्रीवियस ईयर के रोल को समझ के क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ओवरऑल जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अब आपको एक गोल पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सबसे पहले इसको कवर करते हैं, अगर टाइम मिला तो हम जो रिमेनिंग टॉपिक हैं जिसे माइट भी आज पूछा जा सकता, हम उसको कवर करेंगे। एक ओवरऑल ओवरव्यू तो मिल जाएगा ना। इसलिए सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता लगाना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको नोट डाउन करिए अपने एक नोटबुक में, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली देखो, कॉमर्स वाले हो, मैनेजमेंट आपको सिखाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जैसे ही पता चलता है कि भैया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने पढ़ने से काम हो जाएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जीवन में कि अब तो हम पूरी दुनिया तहस नहस कर देंगे इतने में। एमकॉम क्या एंट्रेंस है आता है ना, तो एग्जैक्टली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ही किया जा रहा है कि मेन मोटिव क्या है कि आप पढ़ोगे तब जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अंडर कॉन्फिडेंट लोग या ओवर कॉन्फिडेंट लोग परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करना है कि भैया ये टॉपिक पिछले ईयर में आया था,
इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। कॉन्फिडेंस तो अलग चीज़ है, जैसे मान लो आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसमें से पता है कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये आपकी वीकनेस है, लेकिन ये पता है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर ऑफिस मैनेजमेंट, या फिर बिजनेस फाइनेंस, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रेंथ है आपकी, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले पेपर एनालाइज करने के बाद देखो कि आप वेटेज कितना है एग्जाम में, कितना कौन से पेपर से नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, और उसी हिसाब से आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता करिए। जैसे ही पता चल जाता है ना कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है और मुझे ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, इस पे अगर टाइम देंगे तो वेस्टेज आएगा, वैसे ही एकदम हम क्लियर हो जाते हैं माइंड से। और जब हम माइंड से क्लियर हो जाते हैं ना तो क्वेश्चन ट्रेंड्स धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हम 2022 में देखे थे, देखो ऐसे पूछा है, तो हम इसको इस तरह पढ़ के इसको एनालाइज करके उसका जवाब दे सकते हैं। समझ रहे हो? इसका एग्जाम्पल लास्ट में दूंगी मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बूस्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है और ये नहीं पता है कि पेपर कैसे आया था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो वही है ना कि काम तो दो बहुत लोग करते हैं। एक काम होता है जो लेबर वाला काम होता है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन जैसे ही दिन खत्म होता है मुश्किल से 300 रुपया मिलता है। एक वो होता है जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, बैठे बैठे, है ना, एकदम आराम से, जिसको कहते हैं, ठीक है, आराम से बैठे बैठे पर डे का भी 15,000 या 10,000 कमा रहा है। क्यों? उसको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता है ना, वो अपनी जो एबिलिटी है उसको समझ रहा है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, स्मार्टर बनना है, ठीक है। आपको इतना नहीं मेहनत कर देना है कि जो काम की चीज़ नहीं है वही पढ़ रहे हैं। और इसी के लिए हम कह रहे हैं कि आप PYQ को एनालिसिस करिए। सिर्फ PYQ, हम सिर्फ ये MCOM के लिए भी नहीं, देखो किसी भी पेपर के लिए आप इस दुनिया में कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो पहले PYQ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्योंकि CUET की बात हो रही है और MCOM की बात हो रही है तो मैं तो कहती हूँ भैया ज़रूरी है। एज ए इकोनॉमिक्स मेंटर और MCOM मेरा सब्जेक्ट रहा है पिछले 2018 से मैं जितना एक्सपीरियंस गेन कर पाई हूँ, क्योंकि 2018-19 में जब मैं BHU का एंट्रेंस दी थी, 19 में मैंने MCOM का एंट्रेंस दिया था, और जो 2018 से मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ मालवी एकेडमी में ही, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से मेरा एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहा जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि PYQ का रोल 90% है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि 2022 का पेपर मैच करिए 23 का, 23 का मैच करिए 24 का, आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है टॉपिक्स में, यानी कि अधिकतर जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। इससे ये ट्रेंड पता चला कि आपको पहले उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ना, और जैसे आप ट्रेंड पता कर लेते हो, ठीक है, वैसे ही आपका क्या होता है, फ्लो में बढ़ने लगते हो। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्यों चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, जितनी पास्ट पेपर है उसको इकट्ठा करिए, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद उसको सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन एक साथ रख लीजिए। अगर अकाउंट्स से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उसको अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक वाले क्वेश्चन में रख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट के माध्यम से, चाहे अगर प्रिंट भी करा रहे हैं तो उसको उस हिसाब से प्रिंट कराइए। जो क्वेश्चन अलग अलग हो पाए या नहीं कर पा रहे हैं उसको टिक कर दिए कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, धीरे से वहाँ पे छोटा सा इकोनॉमिक्स लिख दीजिए। अगर उसको अकाउंट से रिलेटेड हो तो AC लिख दीजिए। यानी कि आपको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि अकाउंट वाले पोर्शन से कितना आ रहा है, मैनेजमेंट वाले पोर्शन से कितना आ रहा है, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से क्या आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक्स है, उसमें कई पार्ट है, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक, इंडियन, बिजनेस, फिनेंस, ये भी तो माइक्रो का ही, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से कैटेगराइज करिए और फिर इकोनॉमिक्स में देखिए कि माइक्रो का टॉपिक है कि मैक्रो का टॉपिक है कि फिर स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। तो इस हिसाब से आपको कैटेगराइज करना है जिससे कि आपको हेल्प ही हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन टाइप बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्चुअल है और कौन सा क्या फैक्चुअल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम फैक्ट डाटा पे होते हैं, जैसे किसी बैंक के बारे में डेट पूछ दिया, कब स्टैब्लिश हुआ था, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट के लिए आ गए, फैक्ट बेसिस है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे ISLM का एग्जाम्पल लिया, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है।
कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, तो आप पता लगाइए कि कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो आपके रट्टा मारने से तो कोई वो नहीं होने वाला, कोई निवारण नहीं होने वाला। उस समय आप क्या करोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, कंसेप्चुअलाइज करोगे खुद को, है ना, कि कैसे हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। और अगर आप पता चल गया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्ट से, कितने क्वेश्चन फ्लैक्चुअल आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हैं, उसी हिसाब से आप क्या वेटेज ट्रेंड डिसाइड करोगे। ठीक है, उसी हिसाब से डिसाइड करोगे कि भैया हाँ इतना देखो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है और इतना जो है एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। उसी के बेसिस पे आप इसको सेक्शनल वेटेज दोगे कि हाँ इस टॉपिक से इतना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आया था और इतना एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। और ये करना ज़रूरी क्यों है, इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करवा रहे हैं, ताकि आप एकदम, होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में इतना जान जाओ कि वो पढ़े तो डिफिकल्ट ना लगे। हम कहते तुम पढ़ो कम, 10 दिन टाइम लगा लो कि तुमको 10 दिन सिर्फ PYQ देखना है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पढ़ के क्या करोगे जब तुमको दिशा ही नहीं है, बल्कि हमको चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं पता ही नहीं है, कहाँ चल रहे हैं। तो हमको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, तभी तो हमारे मेहनत करने का कोई मतलब होगा। तो डेस्टिनेशन के लिए PYQ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। इसके अलावा अपनी वीक एरिया को डिफाइन करिए, ठीक है। हाँ, सिमुलेट्स एग्ज़ाम कंडीशन, आप बताइए कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम को, खुद को भी टाइम दीजिए, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करिए कि जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना पाए। डिस्ट्रैक्शन दो ही चीज़ है जीवन में, एक फ़ोन है और दूसरा हमारे दिमाग की ख्यालात। तो दोनों चीज़ पे कंट्रोल तभी पाया जा सकता है जब आपके पास फोकस हो। जब आप फोकस रहते हो ना, फोकस्ड रहते हो, आपके जीवन में कोई गोल होता है तो आराम से हो जाता है। तो उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट करिए, ठीक है। फिर वीक एरिया को आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन पैटर्न समझने के बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करिए कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में हो जा रहे हैं, क्या एक्यूरेसी आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है। और जितने आप आंसर दे रहे हैं उसको रिव्यू करिए, ठीक है। मान लो 2023 का PYQ मैंने सॉल्व किया, 2023 का PYQ में से 75 क्वेश्चन में से मेरा 40 सही हुआ, तो 40 तो सही हो गए, बाकी सही वाले से ज़्यादा हमको फोकस किस पे करना है, गलत वाले पे, कि गलत क्यों हुआ। अगर गलत हुआ तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है कि रिव्यू करके एनालिसिस करिए, उसके बाद क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे अगेन हम रिव्यू करके, ठीक है। फिर एग्जाम स्ट्रेटजी को और इनहेंस कर सकते कि नहीं, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको राइटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी को हम किस हिसाब से करें, तो उस हिसाब से थ्योरी को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना। अब पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, तो भैया रियल एक टाइमर सेट करिए, ठीक है। और उस टाइम में सोचिए, कोशिश करें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरप्शंस ना हो, कोई भी आपको बात ना करने, मतलब किसी से कांटेक्ट में मत रहिए। अगर 1 घंटा टेस्ट दे रहे हो तो 1 घंटा ही टाइम वो सिर्फ टेस्ट के लिए रखो। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए, मेरा बेस्ट सजेशन आपके लिए है, ठीक है। पर क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना वो दिखाइए, ठीक है। आप एक माइलस्टोन सेट करिए कि अगर हम 2023 का PYQ सॉल्व करेंगे तो कम से कम हम उसमें 50 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगर 50 क्वेश्चन से नीचे आ रहा फिर खुद को और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और खुद को थोड़ा और बूस्ट कर लिए, स्पीड पे काम करिए, अपना पर क्वेश्चन टाइम कितना आप स्पेंड किए हैं उसको रिवाइज करिए, रिव्यू करिए। डिफिकल्टीज क्वेश्चन को, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। क्या होता है कि हम इजी क्वेश्चन देके खुश हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना प्रेफर करते हैं। बट ये तो गलत है ना, इसीलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है डिफिकल्ट क्वेश्चन को, क्योंकि वही तो हमारे नंबर को इम्प्रूव करता है। देखो, अगर 50 में से 40 क्वेश्चन ईजी है तो वो 40 क्वेश्चन सब कर लेंगे क्योंकि ईजी है। आपका कट ऑफ वो नहीं डिसाइड करेगा। आपका कट ऑफ अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट सब लोग इजी कर लिए, वो तो सब लोग सही किए हैं, वो कट ऑफ डिसाइड करेगा नहीं। जो बाकी 35 क्वेश्चन बचा ना, वो कट ऑफ डिसाइड करता है। 40 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, एंड डे वाले भैया जो वहाँ बैठे हैं वो तो सोचेंगे ना कि सब थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करके खुश हो जाएं। तो खुश नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट होना है इस तरह कि अगर आप 40 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो खुश नहीं होना है, क्योंकि वो आपका कंपटीशन है ही नहीं। 40 क्वेश्चन के बाद वाला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा,
ठीक है, सेल्फ असेसमेंट दीजिए, मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम आपको मालवी एकेडमी पे मिल जाएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा तो आप मालवी एकेडमी पे क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि एमकॉम का एंट्रेंस हमसे नहीं होगा तो मालवी एकेडमी पे उमंग बैच आया है, जिसको हम आदित्य सर एंड विशाल सर और एक आंचल मैम है, ठीक है, हम चारों मिलके जैसे कि 2023-24 में किया था वैसे इस बार भी हम साथ मिलके कर रहे हैं और ये बहुत धमाकेदार बैच है। अगर आपको लगता है कि ये बैच आपके लिए है और आपके काम आ सकता है और आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एमकॉम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप मालवी एकेडमी को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस एंड कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अंडर प्रेशर्स को एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, बस हम लिख के यहाँ बता दिए। क्यों लिख के बताएं? क्योंकि आपको मुख से बोली तो समझ ही नहीं आती, कितनी बार क्लासेस में भी बोल दिया नहीं समझ आती है। तो याद रखो कि आपका लाइफ और आपका गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से खुद को सेट करिए और प्रिपेयर करिए, और इसलिए PYQ का रोल बहुत है। जैसे अगर कोई एक इंसान है जो डेली खाना बनाता है, उसको पता है उस सब्जी में कितना नमक पड़ेगा, कैसे पता चला? प्रीवियस एक्सपीरियंस सेम। अगर आप पेपर बार बार तो दोगे नहीं, लेकिन एक बार दे रहे हो तो कैसे आप पता लगा सकते हो कैसा पेपर आएगा? PYQ से। उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आप जाके देखिएगा। क्वेश्चन ISLM का क्वेश्चन है। देखो, ये ऐसा टॉपिक जो हर बार आया है, हर बार ISLM। तो ISLM मॉडल क्या है, IS कर्व क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ISLM कर्व क्या होता है, LM क्या होता है, इसी का मैचिंग में दिया हुआ है ना। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक टॉपिक के में कई ऐसे मैचिंग होते हैं जो इतने वास्ट, कुछ इकोनॉमिक्स का टॉपिक दे देगा, कुछ ऑफिस मैनेजमेंट कर देगा, और एक ही में 4 मैच द फॉलोइंग दे देगा अलग अलग टॉपिक से। तो ये जो IC, अब इसको कैसे एनालिसिस करोगे? पहले तो आपको IC मॉडल पता होना चाहिए। जब पता चल गया IC मॉडल, IS और LM मॉडल पूरा आपको पता है, ISLM मॉडल, तो ये IS कर्व क्या होता है आपके लिए इजी है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है ISLM का, ये इजी है। LM कर्व क्या होता है, इजी है। तो आपका एक्सट्रीम सबसे डिफिकल्ट क्या है कि पूरे मॉडल की बात कर रहा है कि ISLM क्या है, फिर बता रहा है IS कर्व, वो तो छोटा ही सा है। तो जब हम IS कर्व पढ़ ही लेंगे, LM कर्व पढ़ ही लेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे, तो ये तो मॉडल बन गया, ये तीनों मिल के मॉडल बन गया। इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल आपको पूरा अच्छे समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख के क्या पैटर्न पता चला? इस क्वेश्चन को देख के ये पैटर्न पता चला कि अगर हम सिर्फ IS कर्व पढ़ लिए या फिर LM कर्व पढ़ लिए, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें हमको पूरा मॉडल क्लियर करना पड़ेगा। पैटर्न पता चला, और जैसे ही पैटर्न पता चला हम पूरा मॉडल पढ़ेंगे। तो पूरा मॉडल पढ़ के अब ISLM का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो पता चला ना कि आपका रोल क्या है PYQ का। इसका आंसर भी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर जिसको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो ये रहा आपके लिए आंसर। लेकिन क्या मतलब, हम तो एनालिसिस बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी है ना। उम्मीद है आप इस चीज़ का वैल्यू समझे कि आपके एग्जाम में एमकॉम में PYQ की क्या वैल्यू है। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम बाद आप पछताओगे कि मैम ने जो कहा था वो बात मैंने क्यों नहीं मानी, क्योंकि है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा और आप समझे होंगे कि PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है। बस इतना ही कहूँगी, फोकस रहो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रयास करना ही ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।